तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले गैंगवे के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। तो यहाँ पर गैंगवे जैसे कि हमने बात किया, ये फ्लेक्सिबल कॉरिडोर पैसेज प्रोवाइड करता है पैसेंजर्स के लिए, जिसकी वजह से पैसेंजर्स जो है वो एक कार से दूसरे कार में जा सकते हैं। अब ये जो गैंगवे बेसिकली जो एक्सटर्नल नॉइजेज़ है उसे भी प्रिवेंट करने का काम करता है, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी हमारी ट्रेन के सलून में आने नहीं देता। और अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन चलती है और जब कर्वेचर पे जाती है ट्रेन, तो उस केस में भी जो गैंगवे होता है हमारी पूरी ट्रेन को फ्लेक्सिबल कर्व प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर अभी गैंगवे के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मेंटेनेंस होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है और करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ट्रेन को हम लोग किसी भी फॉल्ट से प्रिवेंट कर पाए, और करेक्टिव मेंटेनेंस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ट्रेन में जो फॉल्ट आया उसको हम लोग करेक्ट कर पाए। मतलब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो फॉल्ट को रोकने के लिए हम लोग करते हैं, और जो करेक्टिव मेंटेनेंस है फॉल्ट आने पर हम लोग करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉल्ट आने से पहले हम लोग करते हैं, और जो करेक्टिव मेंटेनेंस है वो फॉल्ट आने के बाद हम लोग करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर हम लोग देखें, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज़ फर्दर क्लासीफाई एज, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको हमने कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया है। जैसे कि अगर हम लोग देखें B1 मेंटेनेंस, B2 मेंटेनेंस, B4 मेंटेनेंस, B8 मेंटेनेंस, C1A, C1B, C2A, C2B, राइट। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टिल फर्दर क्लासीफाइड एज, सबसे पहला आता है हमारे पास हेल्थ चेक। हेल्थ चेक में हम लोग बेसिकली डेली चेक करते हैं। डेली चेक, हेल्थ चेक ये सेम ही है। मतलब ये हेल्थ चेक हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग क्या क्या देखते हैं? ट्रेन का अनाउंसमेंट सिस्टम बराबर से काम कर रहा है या नहीं, ट्रेन की जो लाइट्स होती है जैसे कि हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, मार्कर लाइट हो गई, फ्लैशर लाइट हो गई, ये बराबर से मतलब काम कर रही है या नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो सीट है वो बराबर से है या नहीं, ट्रेन की सीट में किसी भी तरीके का डैमेजेस तो नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की जो विंडो है, विंडो में कुछ डैमेज तो नहीं है, विंडोज़ तो बराबर है ना, वो सब हम लोग देखते हैं। ट्रेन का जो डोर है वो भी हम लोग देखते हैं, डोर में किसी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। ऑटोमेटिक अगर डोर है, तो मॉडर्न ट्रेन में बेसिकली ऑटोमेटिक डोर लगा होता है, तो ऑटोमेटिक डोर के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोमेटिक डोर बराबर से बंद हो रहा है, खुल रहा है, वो सब हम लोग देखने का काम करते हैं इन केस ऑफ हेल्थ चेक, डेली हेल्थ चेक में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ए सर्विस चेक होता है। ए सर्विस चेक अगर हम लोग देखें हर 5000 किलोमीटर में हम लोग करते हैं। ट्रेन जब 5000 किलोमीटर चलेगी तो हम लोग ए सर्विस चेक करते हैं। हेल्थ चेक में हम लोग और क्या क्या देखते हैं? ट्रेन का जो अंडर फ्रेम होता है, अंडर फ्रेम का हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। अंडर फ्रेम में क्या लगा होता है? बोगी लगी होती है, कंप्रेसर लगा होता है, फिर उसके बाद कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है, ब्रेक सस्पेंडर यूनिट लगी होती है। तो हम लोग सारी चीज़ों का टेम्परेचर देखने का काम करते हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे किस्म जो ट्रेन है उसको हम लोग चलाते नहीं है जब तक ट्रेन का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर में ना हो जाए। तो ये सब बेसिकली ऊपर से हम लोग चीज़ों को देखते हैं इन केस ऑफ डेली चेक। फिर उसके बाद ए सर्विस चेक है, जो कि बेसिकली हर 5000 किलोमीटर में आता है। ए सर्विस चेक में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अलग अलग सब सिस्टम के जब मेंटेनेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद B1 सर्विस चेक, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो ए सर्विस चेक होता है हर 5000 किलोमीटर के बाद होता है, जो B1 सर्विस चेक होता है हर 15000 किलोमीटर के बाद, B2 सर्विस चेक हर 30000 किलोमीटर के बाद, B4 सर्विस चेक हर 60000 किलोमीटर के बाद होता है। तो फिर उसके बाद लास्ट में होता है हमारा B8 सर्विस चेक, जो कि हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद होता है। तो B2, B4, B1, B2, B4, B8 हमें ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो B1 सर्विस चेक हर 15000 किलोमीटर के बाद, B2 सर्विस चेक हर 30,000। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डबल होते जा रहा है, 15, 15 + 15, 30, 30 + 30, 60, 60 + 60 हमें मिल जाएगा 1,20,000, राइट। तो यहाँ पर ये जो B1 सर्विस चेक है हर 15000 किलोमीटर, सबसे पहला ए सर्विस चेक हर 5000 किलोमीटर, फिर उसके बाद डायरेक्टली B1 सर्विस चेक हमने कंसिडर किया हर 15000 किलोमीटर के बाद होता है, B2 सर्विस चेक हर 30,000 किलोमीटर के बाद, B4 सर्विस चेक हर 60,000 किलोमीटर के बाद, B8 सर्विस चेक हर 1,20,000 किलोमीटर के बाद आता है B8 सर्विस चेक। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, हमारे पास C1A सर्विस चेक, C1B सर्विस चेक, C2A, C2B सर्विस चेक। तो यहाँ पर ये C से जितने भी सर्विस चेक स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि C1A, C1B, C2A, C2B, इसमें हम लोग बेसिकली ओवरहॉलिंग करते हैं ट्रेन की। अब ये ओवरहॉलिंग क्या होता है? जो ओवरहॉलिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के सारे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग करते हैं, लिब्रिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं।
फिर उसके बाद जो पार्ट है उसको हम लोग फिर से लगा देते हैं ट्रेन में। जैसे कि एग्जांपल अगर कंसिडर करें, हमने ट्रेन में से बोगी को निकाला। बोगी क्या होती है? जो बोगी होती है ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें व्हील फंस सकता है। तो हमने बोगी को निकाला, बोगी को हमने कार से सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद ट्रेन की जो बोगी है उसमें जितने भी जो पार्ट्स हो गए उसको हम लोग निकालेंगे, जैसे कि व्हील हो गया, ट्रैक्शन मोटर हो गई, फिर ब्रेक कैलिपर यूनिट हो गया, फिर उसके बाद स्प्रिंग हो गया। सारी चीज़ों को हम लोग निकाल देंगे, सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को फिर से हम लोग लगा देंगे बोगी पर। फिर हमारी बोगी रेडी हो गई। वो बोगी को हम लोग फिर से कहाँ पर लगा देंगे? कार में लगा देंगे। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहॉलिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एकदम मतलब पूरा खोल खाल के क्लीनिंग रिपेयरिंग का काम करते हैं और फिर उसके बाद उसको फिर से ट्रेन में लगा देते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, C1A सर्विस चेक ये हर 5 लाख किलोमीटर के बाद होता है, जिसमें मेजर ओवरऑलिंग 1 हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें C1B सर्विस चेक ये हर 6 लाख किलोमीटर के बाद होता है, इसमें हम लोग मेजर ओवरऑलिंग 2 करते हैं। फिर उसके बाद C2A सर्विस चेक ये हर 10 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, इसमें हम लोग मेजर ओवरऑलिंग 3 करते हैं। और C2B सर्विस चेक ये हम लोग 12 लाख किलोमीटर के बाद करते हैं, जिसमें हम लोग मेजर ओवरऑलिंग 4 परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात की, अभी बात करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। अब ये करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? ये ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें हम लोग करते हैं क्या, बेसिकली फॉल्ट आने पर वो फॉल्ट को करेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारे पास क्या क्या है, अटेंडिंग फेलियर्स ऑन मेन लाइन पे अगर कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। मेन लाइन पे कोई फेलियर आ जाता है मतलब हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है मेन लाइन पे, और फिर उसके बाद अचानक से ट्रेन का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अनाउंसमेंट सिस्टम को करेक्ट करना होगा, जो फॉल्ट जो है उसे करेक्ट करना होगा, तो एक इसमें आया करेक्टिव मेंटेनेंस में आया। अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर्स मतलब ट्रेन डिपार्ट होने से पहला जो फॉल्ट जो आएगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे प्री डिपार्चर फेलियर। जैसे मतलब मान लेते हैं जो ट्रेन है वो यार्ड में आई और जो ट्रेन है उसका हमने पूरा हेल्थ चेक किया। हेल्थ चेक करने के बाद लास्ट में ये पाया गया कि जो ट्रेन है उसमें बेसिकली एक सीट पर डैमेज है, ट्रेन की एक जो सीट है उसमें बेसिकली डैमेज है। तो सीट को हम लोग क्या करेंगे, सीट को रिपेयर करने का काम करेंगे। तो डिपार्चर से पहले हमने देखा कि ट्रेन की जो सीट है वो ख़राब है, तो वो सीट को हमने क्या क्या बनाया, उसको हमने जो फॉल्ट जो आया था उसको हमने करेक्ट किया। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग प्री डिपार्चर फेलियर। मतलब जब ट्रेन हमारी यार्ड में से निकलने वाली होती है और तभी कोई फेलियर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिपार्चर फेलियर। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियर आ गया तो वो भी करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन में डेली हेल्थ चेक कर रहे हैं, राइट, और डेली हेल्थ चेक में हमने देखा कि ट्रेन का जो सेकेंडरी सस्पेंशन है, डेली हेल्थ चेक में हम लोग ट्रेन में बेसिकली 3-4 सिस्टम लगे होते हैं जिसको हम लोग मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, फिर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात किया, सबसे पहले मैकेनिकल हमारा सिस्टम होता है, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, फिर उसके बाद हमारा न्यूमेटिक सिस्टम होता है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग ऊपर से देखते हैं और हेल्थ चेक में। और अगर इन केस किसी भी एक सिस्टम में, जैसे कि मान लेते हैं मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ ट्रेन की और मेरे को पता चला कि ट्रेन की जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें से बेसिकली एयर लीक हो रही है, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ चेक के टाइम जो फॉल्ट होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यू टू हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के टाइम अगर कोई फेलियरिटी अगर हमें दिखाई दी थी उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक, राइट। हमने हेल्थ चेक किया और हेल्थ चेक करने के टाइम हमें सुनाई पड़ा कि एयर लीक हो रही है कहीं से, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फेलियर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। अटेंडिंग फेलियर अगर ड्यूरिंग हेल्थ चेक। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स। पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो मेन लाइन पे, और मान लेते हैं हमारी ट्रेन का जो AC है, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो ट्रेन का जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये बराबर से कूलिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये कूलिंग नहीं दे पा रहा है, ये कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया, राइट। तो ऐसे केस में इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। अगर कोई पैसेंजर को ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम कुछ इश्यू होता है और वो पैसेंजर अगर कंप्लेंट कर देता है तो वो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग पैसेंजर रिलेटेड कंप्लेंट। पैसेंजर के द्वारा अगर कोई फॉल्ट को अगर नोटिस किया गया ट्रेन में तो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं अटेंडिंग फॉल्ट विच इज़ रिलेटेड विद द पैसेंजर कंप्लेंट।
तो अभी बात करेंगे गैंगवे के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में और करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। तो गैंगवे के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो गैंगवे उसको हम लोग फॉल्ट से प्रिवेंट कर पाए। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, और करेक्टिव मेंटेनेंस में जो गैंगवे अगर उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो मेंटेनेंस कौन से मेंटेनेंस में आ जाएगा, करेक्टिव मेंटेनेंस में। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर हम लोग सबसे पहला देखें, डेली इंस्पेक्शन ऑफ द गैंगवे का हमें डेली इंस्पेक्शन करना है। मतलब हमें रोज़ देखना है पूरे ट्रेन के गैंगवे में किसी भी तरीके की मतलब एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है। गैंगवे का हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखना है। तो एक्सटर्नल क्लीनिंग, डेली इंस्पेक्शन ऑफ गैंगवे मतलब गैंगवे को हमें रोज़ देखना है, राइट। फिर जब हम लोग रोज़ देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑफ गैंगवे। जो गैंगवे उसका एक्सटर्नल देखेंगे। गैंगवे के एक्सटर्नल में हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली बैलो मिलेगा। तो जो बैलो उसमें अगर डस्ट डर्ट पार्टिकल अगर एक्यूमुलेट होगा तो उसे हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली रिमूव करना होगा ब्लोअर के थ्रू। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल क्लीनिंग हो गई गैंगवे की। फिर उसके बाद इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ गैंगवे। जो गैंगवे उसका हमें इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन करना है। मतलब जो गैंगवे का जो इंटरनल है उसमें हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली साइड क्लैडिंग पैनल असेंबली मिलेंगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ब्रिज प्लेट मिलेगा, स्टेप प्लेट मिलेगा, सीलिंग पैनल असेंबली मिलेंगी, राइट। तो यही बेसिकली इंटरनल पार्ट होता है गैंगवे का। तो जो इंटरनल पार्ट होता है गैंगवे का, इसको हमें बेसिकली देखना होता है। इसमें अगर हमें कुछ जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़ अगर दिखाई दे रही है तो उसके बिहाफ में हमें एक्शन लेना होता है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे है क्या 4, 5, 6 ये सब मैकेनिकल पार्ट से इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें विजुअली देखना होता है। और अगर कहीं डस्ट डर्ट पार्टिकल अगर लगा हो तो उसे हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें हम लोग क्लीनिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से होता है कि जो फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में लॉन्ग टाइम तक क्या आता नहीं है। तो ये सारे के सारे है क्या, जो मैकेनिकल जो पार्ट्स है, हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है गैंगवे का, इसमें हम लोग बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। किसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, गैंगवे के जितने भी जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। क्लीनिंग का काम करते हैं, ब्लोअरिंग का काम करते हैं, ग्रीसिंग का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, बस। और उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करते प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अगेन इंटरनल क्लीनिंग ऑफ गैंगवे सेम चीज़, इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ गैंगवे अगेन सेम चीज़। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 15, 16 और 17 वाला अगर हम लोग देखें, माइनर ओवरहॉलिंग ऑफ गैंगवे, रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल साइड पैनल असेंबली, रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गैंगवे। जब भी माइनर आ गया, रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन आ गया, इसका मतलब ओवरहॉलिंग की बात हो रही है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है कि 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 15 साल के बाद गैंगवे में हम लोग क्या काम करते हैं। 6 साल के बाद से हम लोग गैंगवे में बेसिकली ओवरहॉलिंग का काम करना चालू कर देते हैं। 6 साल के बाद से जो गैंगवे उसमें हम लोग माइनर ओवरहॉलिंग स्टार्ट कर देंगे। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो गैंगवे जो है उसको हम लोग पूरी तरीके से निकालेंगे, ट्रेन को अनकपल करेंगे। अनकपल करने के बाद जो गैंगवे उसको पूरी तरीके से निकालेंगे, गैंगवे को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। एक एक पार्ट्स जो गैंगवे उसका हम लोग देखेंगे, जैसे कि लिंक लॉक के बारे में देखा था हमने, लिंक पिन के बारे में देखा था, तो वो सारे पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, राइट। तो यही बेसिकली हम लोग ओवरहॉलिंग में करते हैं, माइनर ओवरहॉलिंग ऑफ गैंगवे। रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल साइड पैनल असेंबली। फिर उसके बाद 8 साल के बाद अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ओवरहॉलिंग करेंगे तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, ऐसा बोल सकते हैं जब स्टार्टिंग में हम लोग माइनर ओवरहॉलिंग करेंगे 6 साल के बाद, तो ऐसे केस में हम लोग जो माइनर से जो पार्ट्स है गैंगवे के उसको हम लोग बेसिकली चेक करेंगे और उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देंगी तो उसको हम लोग निकालेंगे। और जब हम लोग 8 साल के बाद जब हम लोग ओवरहॉलिंग करेंगे तो ऐसे केस में जो साइड पैनल असेंबली है, फिर उसके बाद साइड क्लैडिंग पैनल असेंबली, फिर उसके बाद सीलिंग पैनल असेंबली, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर उसमें अगर हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई दी। तो पूरा का पूरा जो पार्ट होगा, साइड क्लैडिंग पैनल असेंबली, सीलिंग पैनल असेंबली, पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो हमें चेंज करना होगा इन केस ऑफ मेजर ओवरहॉलिंग 8 साल 15 साल के बाद जो होती है। तो ये तो हमने सारे के सारे मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात किया। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये ऐसा मेंटेनेंस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 90% ऑफ द काम जो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, ये बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन का होता है, क्लीनिंग का होता है, लिब्रिकेशन का होता है। और अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसा 6, 7, 8 साल के बाद करते हैं, 6, 7, 8 साल के बाद वाला जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसमें हम लोग माइनर ओवरहॉलिंग करते हैं। फिर जैसे जैसे हम लोग हमारी ट्रेन की सर्विस बढ़ते जाती है तो ऐसे केस में जो ओवरहॉलिंग का जो मतलब जो प्रोसीजर है वो भी बढ़ते जाता है। तो ये हमने बात किया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। सिर्फ इतना याद रखना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम लोग बेसिकली विजुअल इंस्पेक्शन करते, क्लीनिंग करते, लिब्रिकेशन करते, ग्रीसिंग करते, सारे मतलब गैंगवे के पार्ट्स में।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें करेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस में अगर हम लोग देखें, करेक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो बैलो होता है सबसे पहला जो बैलो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बैलो फट गया, तो जो बैलो होगा उसे हमें क्या करना होगा, रिपेयर करना होगा। तो ये बेसिकली करेक्टिव मेंटेनेंस में आ गया। जो फेस प्लेट बेयरिंग पैड असेंबली, ये भी हमें क्या करना होगा, इसे भी हमें क्या करना होगा, इसको ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्ट्स है डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसी रीज़न के वजह से बेसिकली मैकेनिकल फॉल्ट अराइज होते हैं हमारे गैंगवे में, और हमें करेक्टिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो गैंगवे, इसमें बेसिकली जो फॉल्ट है वो किस किस चीज़ों के वजह से हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज़्म किट के वजह से हो सकते हैं, सील वीएमपी पैनल के वजह से हो सकते हैं, शॉक कॉट के वजह से हो सकते हैं, सीलिंग पैनल के वजह से हो सकते हैं, सील फिक्स स्ट्रेट प्लेट के वजह से, फेस प्लेट बेयरिंग पैड, गैंगवे और बेलो, राइट। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, बेसिकली फॉल्ट होने के चांसेस है। तो हमें पता होना चाहिए ये मैकेनिकल इक्विपमेंट का नाम सबसे पहला मैकेनिज़्म किट है। मैकेनिज़्म किट, इसके वजह से भी फॉल्ट हो सकता है। अगर इसके वजह से फॉल्ट हो गया तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे और दूसरा इंस्टॉल करेंगे। सील वीएमपी पैनल, ये बेसिकली जो पैनल्स होते हैं उसमें भी फॉल्ट आ सकता है, और अगर उसमें फॉल्ट अगर आ गया तो होगा क्या, जो गैंगवे होगा वो हमारा बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, तो उसको भी हमें क्या करना होगा, पैनल को रिप्लेस करना होगा। शॉकिंग कॉर्ड हो गया, सीलिंग पैनल, राइट। दो तरीके के पैनल है, सील वीएमपी पैनल, सीलिंग पैनल, शॉकिंग कॉर्ड, राइट। तो ये तीन चीज़ यहाँ पैनल हमने यहाँ पर दो तरीके के देखा, सील वीएमपी, सीलिंग पैनल, राइट। तो ये सीलिंग पैनल के बारे में हमने बात किया है। साइड क्लाइडिंग पैनल असेंबली, उसके भी बारे में बात किया है, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो मैकेनिज़्म किट है उसमें अगर फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में जो गैंगवे हमारा फॉल्टी हो जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे जो पैनल्स है, साइड पैनल असेंबली, साइड क्लाइडिंग पैनल असेंबली, सीलिंग पैनल असेंबली, उसमें अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे केस में हमारा जो गैंगवे वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और गैंगवे काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जो पैनल असेंबली है पूरी तरीके से हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अगर हम लोग देखें इसको और अच्छी तरीके से, साइड क्लाइडिंग पैनल असेंबली, ये बेसिकली एक्सपांड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे केस में गैंगवे काम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे केस में हमारे गैंगवे में फॉल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सीलिंग पैनल असेंबली, सीलिंग पैनल असेंबली भी ट्रेन के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो ऐसे केस में मैकेनिकल डैमेज होने का चांसेस है, गैंगवे ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रीच प्लेट, स्टेप प्लेट, ब्रीच प्लेट, स्टेप प्लेट में अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ गया तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हमारा जो गैंगवे वो बेसिकली डैमेज होने का चांसेस है, राइट। फिर उसके बाद बैलो में अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ गया तो ऐसे केस में जो गैंगवे वो बेसिकली डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो बैलो है वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है गैंगवे का जो मतलब जो एरिया उसको पूरी तरीके से कवर करने का काम बैलो कर रहा है। फिर उसके बाद जो लॉकिंग पिन के बारे में हमने बात किया, अगर उसमें अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे केस में गैंगवे ख़राब हो सकता है। लोअर माउंटेड ब्रैकेट, अपर माउंटेड ब्रैकेट जो है उसमें अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे केस में जो साइड क्लाइडिंग पैनल असेंबली वो बराबर से फिट नहीं हो पाएंगी, और ऐसे केस में हमारा गैंगवे बराबर से काम नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये सब है कुछ मतलब क्रूशियल इक्विपमेंट्स, क्रूशियल मैकेनिकल पार्ट्स। इसमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो ऐसे केस में हमारा जो गैंगवे फॉल्टी हो जाएगा और हमें करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म करना होगा।